नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो अब तक हेडिंग देख के और थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि हम आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे आप यूजी में हो, चाहे पीजी में हो, चाहे बीएड कर रहे हो या कोई भी अदर आपके एग्ज़ाम्स हैं, ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए रहने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है आंसर राइटिंग का और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इन द एग्जामिनेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आंसर राइटिंग होता है कई बार इनकरेक्ट तरीका होने की वजह से हम जानते तो बहुत हैं बट हम सही तरीका लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या सही तरीका है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे चीज़ों को हमको जो है टैकल करना है। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोज़ भविष्य में आप तक सबसे पहले आएँ, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग का मेरा ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की तो अब जैसा कि आप नई एनईपी जो आपकी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत अब सेमेस्टर्स एग्ज़ाम हो रहे हैं। वरना जब हम लोग पढ़ते थे तो यूजी का जो एग्ज़ाम था वो ईयरली होता था। हालांकि उस समय भी कुछ जगह सेमेस्टर होता था, लेकिन अब मैक्सिमम जगह आपको सेमेस्टर्स का ही प्रचलन देखने को मिल रहा है। तो एग्ज़ाम या तो आपके दो ही होंगे, या तो ईयरली होंगे या सेमेस्टर होंगे। बट ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए रहने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में ये चीज़ श्योर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएंगे जो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। हो सकता है कि ये साइकोलॉजी से मैंने ये क्वेश्चंस को लिए तो आपका सब्जेक्ट दूसरा कुछ हो सकता है, बट क्वेश्चन को टैकल करने का, क्वेश्चन को पढ़ने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में हैं तो यही, या तो इसके बाद एक एमसीक्यू वाला भी है। तो एमसीक्यू में तो कुछ भी करना नहीं होता है। अगर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देता है तो उसकी आंसर आपको 2 नंबर का देगा, नहीं तो 1.5 नंबर, नहीं तो 1 नंबर। वेरी शॉर्ट मतलब 1 लाइनर जो आपके होते हैं, जिसमें आपसे किसी चीज़ का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ दिया, या फिर इस बुक के ऑथर कौन है वो पूछ दिया, या फिर इसकी विचारधारा के कुछ साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखिए वो पूछ देगा। तो ये इजी है, वेरी शॉर्ट 1 लाइनर है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो है प्रीवियस ईयर की सहायता। प्रीवियस ईयर के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके किसी किसी में 4 मार्क्स तो कहीं कहीं 5 नंबर, तो 4 से 5 नंबर के बीच का ये होता है। इसमें आप जान लीजिए कम से कम आपको हाफ पेज या हाफ से थोड़ा सा, 1 से थोड़ा कम पेजेस आप लिखिए, या आप मान लीजिए कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1 पेज में रखना है। क्लियर? अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो 10 to 20 आप इसमें रख सकते हैं। 50 जो है वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, आप शॉर्ट के लिए यूज़ करिए। 50 to 100, उससे कम में मत रखिए, क्योंकि 400 आप जब लॉन्ग में जाते हैं तो 400 आपके वर्ड्स होने चाहिए। और हालांकि जब आप देखेंगे, जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर में ऊपर लिखा भी हुआ होता है कि वर्ड्स की कितनी संख्या होनी चाहिए, बट जितनी लिखी होती है एग्जामिनर को उतने से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है। क्लियर? वो लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई जिसकी जितनी कॉपी भरी है कहीं ना कहीं उन बच्चों को नंबर अधिक मिलता है। तो ये चूँकि सच्चाई है, भले हम इस चीज़ को माने या न माने, तो हमको उस हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग को चेंज करना है। कैसे हम लिखें कि हमारी आंसर राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे? तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार हम लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 या 16 मार्क्स का है तो हमें सिर्फ 5 से 6 नंबर मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हम लिख के तो बहुत सारा आए होते हैं, याद भी किए होते हैं। तो इन मिस्टेक्स के बारे में, एरर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अब उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो आपको आंसर राइटिंग लिखने के पहले अपने माइंड में याद करनी है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट।
समय जो है आपका पेपर 3 घंटे का होगा या कहीं 2.5 घंटे का भी है, तो सबसे पहले आप टाइम मैनेज करिए कि आपको आपके जो पेपर का पैटर्न है जिसमें वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है, तो कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट के लिए कितने क्वेश्चंस टाइम देना है, वेरी शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए कितना टाइम आपको देना है। जाहिर सी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा अगर आप लिख रहे हैं 4 पेज भी लिख रहे हैं तो आपको मिनिमम अगर मैं बताऊं तो आपको 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा 4 पेज लिखने में, ठीक। क्योंकि मुझे खुद लगता है, तो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत तेज होगी हो सकता है वो 10 में कर ले, 12 में कर ले, बट चूंकि सारे लर्नर्स हैं, किसी का हो सकता है 15 के बाद 20 में भी होता है, किसी का 25 में भी हो सकता है, बट आपको उस स्पीड को थोड़ा कम करना है। तो लॉन्ग के लिए पहले तो आप देख लीजिए आपके 3 क्वेश्चन हैं कि 4 क्वेश्चन हैं और उसमें से टाइम पहले आप डिवाइड करके लॉन्ग के लिए अलग से रख लीजिए। जितनी आपकी स्पीड है उससे 5 मिनट अधिक लॉन्ग लेकर चलिए, फिर उसके बाद शॉर्ट और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये मैंने सब महसूस किया है, हो सकता है बहुत सारे हमारे लर्नर्स मेरे इस व्यू से जो है वो ना हो, सहमत ना हो, बट मैंने ऐसा महसूस किया है तो मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए, जब हमारे पास 2 या 3 तरीके के प्रश्न आते हैं, जब हमने दिया था तो हमारे में एक तो वेरी शॉर्ट था और एक लॉन्ग था, तो अब तो आपको 3-3 कैटेगरी है। तो जब क्या होता है कि पेपर मिलते ही बच्चे वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, फिर लॉन्ग करते हैं, लास्ट में जाते थे पता लगता है कि लॉन्ग का तो क्वेश्चन भी छूट जाता है कई बार। तो ये गलती क्यों होती है? मैं जब भी पेपर को स्टार्ट करती थी तो सबसे पहले जो लेंदी सेक्शन था, मतलब लॉन्ग का क्वेश्चन था, मैं उसको स्टार्ट करती थी। इसके पीछे जो माइंडसेट था वो ये था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जैसे जो आपका ब्रेन है ना, जो हमारा दिमाग है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अगर मैं आपसे 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चंस को पूछ दूं तो उसके बाद आपका दिमाग वो सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते थक जाता है। क्योंकि अगर आपसे 2 लाइनर में 8 यूनिट्स भी हैं, तो अगर 8 से 10 भी हैं तो 8 से 10 यूनिट से आपसे क्वेश्चन निश्चित है पूछेगा, तो आप सारे के सारे उसमें जाएंगे, उसमें सोचेंगे ना, पहले 2 नंबर के लिए भी तो सोचेंगे, अच्छा इस चैप्टर में ये ऑथर थे, इसमें ये थे। तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो आपका चूँकि शुरुआत का समय होता है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होती, दिमाग एकदम रिलैक्स होता है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और लॉन्ग में क्या है कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, उसको थॉरली रीड किया और पार्ट वाला देखा, जो अच्छे से आया पहले आपने जितना पढ़ के गए उसको अच्छे से लिखिए। हाँ, एक और चीज़ इसके साथ, एग्जामिनेशन में ये कभी नहीं करना है कि इसके बारे में तो हम पूरा 10 पेज याद किए हैं तो पूरा के पूरा 10 पेज लिखेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने 4 पेज लिखे हैं या 4.5 भी आप पहुंच जा रहे हैं तो काफ़ी है। पेज के साथ उसको तुरंत उस क्वेश्चन को वहीं पे ख़त्म करिए। जैसे जो आपने टाइम सेट किया, अगर आपने 20 मिनट सेट किया है लॉन्ग के लिए, तो 15 मिनट पर आप तुरंत देखिए कि आप क्वेश्चन के एंडिंग तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अगर नहीं पहुँचे हैं तो वहीं कंक्लूजन डाल के आप वहीं से उसको एंड अप करिए, अदरवाइज़ आपका आगे वाला क्वेश्चन जा करके वो आपका छूटने वाला है। तो टाइम के बहुत ही इसमें एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपका टाइम हो रहा है 5 मिनट पहले आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये तो लॉन्ग के लिए बात रही। अब पॉइंट्स में जो गलती मैंने बताई कि याद तो इतना सारा करके जाते हैं बट सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है। वाई? क्योंकि हम किस में याद करते हैं? पैराग्राफ्स में। पैराग्राफ चूँकि एग्जामिनर है उसको भी 100-150 कॉपियाँ चेक करनी है, तो उसमें टीचर की भी मैं उतनी गलती नहीं दे सकती। बट हाँ, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बहुत ही ख़राब है कि वो लोग पैराग्राफ में पढ़ते नहीं हैं, बस उसको एक एवरेज मार्किंग कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर को एवरेज मार्क्स न मिले तो क्वेश्चन को पॉइंट्स में करिए, पॉइंट्स हेडिंग बनाइए, उस हेडिंग के अंदर लिखिए और हेडिंग टू हेडिंग अपने क्वेश्चन और अपने आंसर को जो है ले जाइए। इससे आपके मार्क्स निश्चित ही उठेंगे। इस को ज़रूर आप ट्राई करिएगा, पैराग्राफ से थोड़ा बचिए। दूसरा है रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को रीड करना, वो भी थॉरली रीड करना और उसको समझना। क्वेश्चन को समझने का क्या मतलब है? अब समझ के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर कुछ और लिख कर आते हैं। इसके साथ ही वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट होता है, आपसे उसमें एक ही पार्ट दिया होता है जो आप इजीली कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो वहाँ हमेशा आपको 2 पार्ट दिया रहेगा।
अगर आपने नोटिस किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्ग का ये पार्ट है, व्हाट इज परसेप्शन, थ्रो लाइट ऑन लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट ये है। जब मार्किंग की बात होती है तो जो फर्स्ट पार्ट है जो शॉर्ट है, अगर ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो शुरुआत वाला आपका 5 से 6 नंबर का होता है, उसके बाद पार्ट वाला 7 से 8 नंबर का है। तो जो ये मार्किंग है ना, ये मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम क्या पढ़ के गए, परसेप्शन। अब हमको लगता है क्वेश्चन में परसेप्शन पूछा तो पूरा परसेप्शन ही उतार डालो, तो रहेगा तो वो आपके 5 ही नंबर का। अब उस 5 में भी आपने किस तरीके से लिखा है पैराग्राफ में कि पॉइंट में, वो भी देखना है। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसका आंसर बड़ा होता है, तो उसको आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे कि अभी हम इसको क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करते हैं, इन पॉइंट्स को पहले कर लेते हैं। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम और फ्लो चार्ट कहीं ना कहीं आपकी कॉपी को दूसरे कॉपी से बहुत ही अलग बनाते हैं, और इस चीज़ को आप बिलीव करिए मेरे ऊपर, आप अपनी आंसर राइटिंग में डालिए। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप कहिएगा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 कॉपियाँ आ रही हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें अगर एक कॉपी है जिसने ट्राई तो किया। अब ये ज़रूरी नहीं कि डायग्राम में आपको बहुत डिफिकल्ट डायग्राम बनाने हैं, आप ट्री डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पर जाके उनको देख भी सकते हैं कई सही। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपका हायरार्किकल सिस्टम से मैंने बनाया है। अगर आपने कोई चीज़ किया है उसके पार्ट्स हैं तो आप ऐसे दिखा दीजिए। वेन डायग्राम बनाना है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ों को दिखा रहे हैं तो पार्ट्स में करके दिखा दीजिए। उसमें आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग में आप एक डायग्राम ज़रूर रखिए, ज़रूर रखिए, इससे आपके मार्क्स निश्चित बढ़ेंगे। यूज फैक्ट्स एंड फिगर, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं कि इतने प्रतिशत, जैसे अगर आप समाज शास्त्र का देते हैं, सोशियोलॉजी जो आपका है, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, सर्वे होते हैं, ज्योग्राफी में भी होते हैं, तो उनको यूज़ करके आप अपने आंसर को इफेक्टिव बनाते हैं। कुछ मास्टर आंसर के लिए फैक्ट और सर्वे उसको आप अलग से नोट डाउन करके लिखिए और वो आपके बहुत होगा। अवॉइड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, अगर आपसे आपकी विचारधारा पूछी जा रही है या कोई ऐसा उत्तर है जो आपके, तो आप एकदम एक्सट्रीम पे मत चले जाइए। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको कट नहीं करना है, उसमें अपनी निगेटिविटी नहीं दिखानी है कि नहीं ये तो पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से एकदम सही है, क्योंकि न तो कोई पूरी तरीके से एकदम सही होता है, ना पूरी तरीके से गलत होता है। तो आपको एवरेज और बीच में ही अपने ओपिनियंस, ऑप्शंस को देना है। कोटेशन का यूज़ आपको बराबर करना है, चाहे आप साइंटिस्ट का नाम लिखें, शिक्षाविद का नाम लिखें, साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखें। यहाँ मान लीजिए ये नाम है, नाम लिखा आपने, इसको इन्वर्टेड जो है बॉक्स बनाया, उसके एक नीचे वाली लाइन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी बात को आप इंक्लूड करेंगे विथ, और पेन भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू अगर पेन आपके पास ऑप्शन है तो अगर आप इसको ब्लैक से लिख रहे हैं तो इसको ब्लू से, अदरवाइज जो लिख रहे हैं उसको आप ब्लैक से करके और इफेक्टिव बना सकते हैं। पेन का यूज़, बॉक्स बनाना मत भूलिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बट एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको इफेक्टिव नंबर चाहिए, कॉपी में अच्छे मार्क्स चाहिए, जैसे आपने लिखा, कोटेशन में ही लिखा, उसमें कुछ उसके इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। 2-4 हैं, एक पेज में कम से कम 6 से 7 ऐसे आप पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए। उससे न सिर्फ कॉपी इफेक्टिव दिखती है, बल्कि सबसे पहले जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को खोलेगा उसको वही वर्ड सबसे पहले दिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप ये चीज़ खुद कर सकते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं कि जब वो कॉपी को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके वही अंडरलाइन वाले वर्ड्स उनकी आंखों पे आएंगे, क्योंकि हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये चीज़ बिल्कुल करना मत भूलिएगा एग्जाम में। एट लास्ट, पेपर एनालिसिस। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कई जैसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आगे नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं, या आपको पता लग जाता है कि कुछ यूनिट में कुछ फिक्स्ड पोर्शन ही है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, पेपर एनालिसिस ये भी है कि जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि जो पेपर रहता है आपके प्रीवियस ईयर का, पहले पार्ट अगर आपका यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख लेती हूँ, एक जगह। इससे क्या होता है कि मुझे उस चीज़ को कंपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो लॉन्ग में
लॉन्ग के लिए आप एक और कर सकते हैं, अगर आपके पास 8 यूनिट में डिवाइड है तो 4 आपके पास जो है उसमें 8 यूनिट है, तो क्वेश्चन तो आपके लॉन्ग 4 ही आएंगे, मतलब 2 यूनिट से एक क्वेश्चन। और अगर आपने पेपर को थोड़ा ध्यान दिया होगा तो पहले दूसरे यूनिट से एक क्वेश्चन, तीसरे चौथे से कोई ऐसा यूनिट नहीं होता जिससे आपको 2 लगातार क्वेश्चन दे दे और किसी एक यूनिट को स्किप कर दे। तो मतलब की बात यह है आपके कि 8 में से अगर 4 को आपने एकदम अच्छे से पूरे के पूरे उसके चैप्टर को, यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया तो 4 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं यही कहूँगी कि आप सारे को पढ़ कर जाइए, इससे ये फ़ायदा होगा कि 4 तो आपको यहाँ पढ़ना ही पढ़ना होगा। कुछ बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि नहीं 4 को पूरा पढ़ के जाइए, बट ये गलत तरीका इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका ये आएगा ना शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, तब तो यहाँ तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ के लिए तो आपको ये बाकी 4 तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो भाई जब सारा पढ़ना है तो जो आपको ऑप्शन ईजी लग रहा है, क्योंकि चैप्टर में कोई एक ऐसा पोर्शन ज़रूर होता है जो ईजी होता है हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में, तो आप उसको पढ़िए, ठीक। और अधिक से अधिक चीज़ों को हमेशा कोशिश करिए एग्ज़ाम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके लिखें, उसमें अपना इंक्लूजन ज़रूर करिए, अपना कंक्लूजन ज़रूर दीजिए। एक और चीज़, PYQ क्यों पढ़ना है आपको? शॉर्ट और वेरी शॉर्ट जो प्रीवियस ईयर का है वो आपको एकदम याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। जो 2 नंबर के पेपर में आता है, किस साल में ये आया, किस साल में ये बुक छपी, एकदम आपको वो रट जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन के जो है मार्क्स वो न कटें, क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ से कोई आपका मार्क्स काट नहीं सकता, चाहे कोई हो। 2 नंबर का है, आपसे पूछा, आपने लिखा, आपको 10 नंबर अगर पूरे हैं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने हाफ पेज लिखा तो आपको 4 तक कभी कभी पूरे भी मिल जाते हैं, वरना 3 साढ़े 3 तो मिनिमम आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल स्किप मत करिए, जो है अच्छे से इसको पढ़िए। अब मैंने यहाँ एक फॉर्मेट बनाया है, दिख रहा है फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रो, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक वे ऑफ आंसर राइटिंग। मतलब क्या है कि ये आपका तरीका होता है कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, लॉन्ग की बात करिए, शॉर्ट में ऐसा मत करिएगा, ठीक। लॉन्ग में पूछा जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर उसके बाद मेन पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन पार्ट होता है। चूँकि इसमें मैं सारे बच्चों के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने बीएड में कॉपी कैसे लिखें आंसर राइटिंग उसमें मैंने बताया हुआ है, तो इसकी वेरियस लिंक्स जो मैंने बताई है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप वहाँ से भी जा करके ईजिली क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कैसे करते हैं, उसको देख सकते हैं। अदरवाइज 3 पार्ट में हमने आंसर को डिवाइड करना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पढ़ के तो कोई और हेडिंग गए थे और क्वेश्चन तो कोई और का पूछ दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जान लीजिएगा, जो आपसे हेडिंग पूछ रही है ना क्वेश्चन में, आप उसी को लिखिए। जी हाँ, उसी को लिखिए जो आपसे पूछा है, और अंदर बस स्टार्टिंग की लाइन जो हेडिंग है, हेडिंग कहाँ होनी चाहिए? व्हाट आस्क्ड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आगे वही आप लाइन लिखेंगे। जैसे कि व्हाट इज परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण क्या है, पहला यही आपका। थ्रो लाइट ऑन लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का लॉ है उसके ऊपर जो है रोशनी डालिए, उसकी विवेचना करिए। तो परसेप्शन आया ना, तो आप हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? परसेप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज परसेप्शन। इसके बाद परसेप्शन लिखने के बाद 2 से 3 लाइन में आप उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं कि भाई प्रत्यक्षीकरण की ये विशेषताएं हैं, ठीक। टाइप्स हैं तो टाइप्स लिख दीजिए बस। अब सेकेंड क्वेश्चन पे अपने आइए, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके लॉज हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, क्लोजर है, सिमेट्री है, जो भी है, तो फिगर भी आपको इसमें बेहतरीन मिल जाएगा। इसके साथ ही जब आप मेन पार्ट लिख रहे हैं तो जो मेन आपसे पूछ रहा है वो लिखेंगे। इन द एंड, लास्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये है ना, जब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, फैक्ट्स लिखे, खुद की थोड़ी बहुत बता दिए अगर क्वेश्चन में पूछा है तब, अपने मन से नहीं। और लास्ट में जब आपने लिखा तो आपने लिख दिया आंसर में कि दीज ऑल आर द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर?
जब भी आप एंड करें, स्टार्टिंग करें तो भी क्वेश्चन की हेडिंग से, एंड करें तो भी क्वेश्चन की हेडिंग से, बीच में पॉइंट्स में आपको लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इस तथ्य का ध्यान रखें। और हर क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन में कंक्लूजन जरूर डालकर लिखें। एग्जामिनर ये खोजते हैं कि कंक्लूजन कहाँ से है। अगर कंक्लूजन नहीं भी लिखे हैं तो जहां आप खत्म करें, पैराग्राफ चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करते रहिए, और लास्ट में कम से कम एक पैराग्राफ इतना आपका लास्ट में बचा होना चाहिए ताकि वो समझ में आए कि वो आपने कंक्लूजन के तौर पर लिखा है। क्लियर? तो देखिए, अगर आपसे ऐसे पूछ दिया व्हाट इज साइकोलॉजी, वेरी शॉर्ट, किसी एक की डेफिनेशन याद कर लीजिए राइटर ऑथर द्वारा। व्हाट इज साइकोलॉजी कम से कम 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 नंबर का है, 2 लिख दीजिए, तमाम, आपको 2 में 2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैनन बार्ट थियरी ऑफ इमोशन, इमोशन की थियरी पूछिए समवे की कैनन बार्ट की क्या थियरी है, तो फिगर आप यहाँ पे बना दीजिए, फिगर को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये चूंकि आपका शॉर्ट का है तो फिगर यहाँ पर है, चूंकि पेपर में आपके, तो फिगर आप बनाइए, और नहीं आ रहा है तो याद करिए, क्योंकि कैनन बार्ट की थियरी जो है वो थियरी अगर आप लिखेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। तो आप एक सुंदर सा फिगर बनाइए जो बहुत ही ईजी है, फिगर बना करके उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। परसेप्शन क्या है, थ्रो लाइट, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टार्टिंग का ये लिखेंगे, और हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले आप 1 मिनट क्वेश्चन पे दे दीजिए, बट क्वेश्चन को थॉरली रीड करिए एक के बाद एक। और एग्जाम में लिखते टाइम हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आपको टाइम कम हो रहा है, आंसर में टाइम आपका हो रहा है, तो तुरंत सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, स्किप मत करिए। जो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना उसको कम कर दीजिए, वहीं छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए, क्योंकि वो जितने मार्क्स का है, अगर 15 का है तो आपको 15 में बहुत उड़ के 15 ही मिलेगा, 16 नहीं मिल जाएगा। बट अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट किए, एक पेज भी लिखे, तो उसमें कम से कम आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो एग्ज़ाम में हमेशा ये कुछ आपके तथ्य थे जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करने से आपकी भी मदद होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो उनको कमेंट करके हमें बता दें, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।